हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो सतत विकास का लक्ष्य है, आखिर भारत उसमें क्यों पीछे है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि G20 का अध्यक्षता वर्तमान समय में भारत देश कर रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान में 30 दिसंबर 2023 तक जो G20 की अध्यक्षता किसे भारत को सौंपी गई है। ठीक है, तो आखिर जो भारत इसकी अध्यक्षता की जा रही है, तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। तो कहे हैं कि मतलब बैठक हुई थी, तो उनके द्वारा कहा गया है कि भारत जो है वो सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में धीरे चल रहा है। चलिए हम लोग जानते हैं G20 में पहले जान लेते हैं कौन कौन देश शामिल है। देखिए, पूरा देश दुनिया में 195 देश है, जिसमें 20 देशों का समूह है जिसे G20 के नाम से जाना जाता है। देखिए कौन कौन देश है: भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अर्जेंटीना, देखिए ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, कोरिया, उत्तरी कोरिया शामिल है, मैक्सिको, तुर्की, सऊदी अरब और दक्षिणी अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन। यानी ये कुल 19 देश शामिल है और उसमें एक यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। तो आखिर ये जो है, तो अभी तो वर्तमान में भारत को 30 दिसंबर 2030 तक भारत को अध्यक्षता मिली है। तो किसी भी निर्णय को लेकर बैठक होगी तो भारत ही अध्यक्षता करेगा। तो अभी हाल ही फिलहाल में 24-25 फरवरी 2023 को G20 की अध्यक्षता मतलब बैठक हुई थी। और ये बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी बेंगलुरु में। देखिए, उससे पहले मैं मैप में दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, ये पूरा हमारा भारत का नक्शा है। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को। यही तो है दक्षिण भारत। तो ये स्थित है कर्नाटका, इसी की राजधानी है बेंगलुरु। दिख रहा है, यहाँ पे है बेंगलुरु। रुकिए, मैं सिर्फ अलग से इसको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यही था ना कर्नाटक। ये कर्नाटक का अलग से मैप है। ये कर्नाटक है और ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे बेंगलुरु। तो यहीं पे मतलब बैठक हुई थी। तो इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे हैं कि जो भारत है अभी G20 के लक्ष्य को पूरा करने में धीमी गति से चल रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि जो ये बैठक हुई थी कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। तो इसमें कौन कौन मतलब शामिल थे? तो देखिए, जितने भी G20 है, G20 में मतलब जितने भी देश शामिल है, वहाँ के वित्त मंत्री और जितने भी विश्व में जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और जितने भी G20 में शामिल देश है, वो विश्व देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर और प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? मोदी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसी में जब भाषण देते हैं तो मोदी जी कहे हैं कि जो भारत है वो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में पीछे चल रहा है। तो आखिर ये सतत विकास लक्ष्य होता क्या है? तो ये है जो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, वो पूरे विश्व में स्थिति को सुधारने के लिए, सभी देशों की स्थिति मजबूत हो, उसके लिए मतलब लक्ष्य रखता है कि आपको टारगेट देता है कि 2020 तक या फिर 2030 तक इतने लक्ष्यों को पूरा कर लेना है, तो आपका देश अच्छा रहेगा, आपकी स्थिति सुधरेगी। तो इसी द्वारा जो यूएन है, ये सब पूरे देश को 17 सतत लक्ष्य मतलब दिया है पूरे देश में, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। अभी 2023 अभी नहीं चल रहा है, पर 2030 तक प्राप्त करना है, यानी 7 वर्षों में इसे प्राप्त करना है।
तो ये लक्ष्य पहले ही दिया गया था, टारगेट रखा गया था कि 2030 तक इसे प्राप्त किया जाएगा। तो हालांकि उससे पहले हम लोग थोड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसी है, यही उसका लोगो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ की जानकारी देता है। यही उसका लोगो है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारे लक्ष्यों को देता है, तो आखिर एक मंच प्रदान करता है कि किसके सहायता से देगा। तो एक इसकी मंच है संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच, उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच, तो इसी के द्वारा प्रदान करता है। और जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में मतलब 2030 तक रखा है, इसे एक और नाम के जैसे एजेंडा 2030 के नाम से भी जाना जाता है। अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में एजेंडा 2030 दे दे सतत विकास की जगह, तो आप उसे हैरान नहीं होइएगा क्योंकि दोनों नाम एक ही है। तो आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग थे, पर वर्तमान में एक अंग को हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में कितने अंग बचे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? 5 अंग हैं। और कौन कौन अंग है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक है महासभा, ठीक है, एक है सुरक्षा परिषद, एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और सचिवालय, और एक है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण यानी 5 अंग हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ है तो वो सारे कार्यों को कर नहीं सकता है, तो वो अपने अंगों में विभाजित कर दिया है कि इसके 5 अंग हैं जो इसके कार्यों को संभालेंगे। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय मंच है जो आयोजित किया जा रहा है, वो किसके तहत आयोजित की जाती है? तो ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, इसके तहत आयोजित की जाती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, ये इसी के तहत ये मंच तैयार किया गया है। और ये मंच में जो कहा गया था कि नरेंद्र मोदी कहे हैं कि भारत जो है वो सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में पीछे रह चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ में आखिर भारत की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी अहम क्यों है? तो देखिए, अभी तो आप लोग जानते हैं कि भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत की आबादी बढ़ती जा रही है और भारत विश्व में हमारा जो भारत है जनसंख्या के मामले में विश्व में सबसे बड़ा देश बन गया है। तो भारत सबसे बड़ा देश बन गया है तो इसकी भूमिका तो अहम होगी। तो आखिर चलिए इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर क्या है ये 7 लक्ष्य जिसको भारत पूरा करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? ये सतत विकास गोल्स है, इसमें 7 लक्ष्यों को रखा गया है। जैसे गरीबी पर नियंत्रण करना है, भूखमंदी पर, स्वास्थ्य जीवन पर, गुणवत्ता पर, शिक्षा पर, लैंगिक समानता, शुद्ध जल, विकास, ये ऐसे ही करके कुल कितने 17 लक्ष्य दिए गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। इसी में भारत अभी पीछे चल रहा है। तो आखिर हमें मालूम कैसे चला है कि ये जो भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के में पीछे चल रहा है, नरेंद्र मोदी बोले हैं? तो क्योंकि एक रिपोर्ट तैयार की गई है, उस रिपोर्ट का नाम है द लेजिस्लेटर जनरल की रिपोर्ट। द लेजिस्लेटर जनरल ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके माध्यम से बताया है कि भारत में टोटल कितने 707 जिले हैं। तो 707 जिले में है जो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में पीछे रह चुका है। तो आखिर जो ये द
द लैंसेट जर्नल रिपोर्ट है वो किसी को अपना बेस माने होंगे, आधार वर्ष माने होंगे। तो आधार वर्ष किसे माने हैं, यानी 2016 से 21 तक जो एक संस्था है राष्ट्रीय, देखिए क्या है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो इसी ने अपना जो डेटा प्रत्येक मतलब देती है, तो इसी के आधार पर, इनके डेटा के आधार पे जो दो मतलब ये रिपोर्ट है द लेफ्टिनेंट जनरल की रिपोर्ट, तो इन्हीं के डेटा के आधार पर आधार वर्ष बनाकर आकलन किए हैं कि जो भारत जो है वो सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में पीछे रह चुका है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तो कुल मतलब 17 लक्ष्य दिए गए हैं, परंतु भारत ने ऐसे 33 लक्ष्यों को अपने कहा है कि 2030 तक पूरा करने के लिए। परंतु ऐसा माना जा रहा है इनकी रिपोर्ट के अनुसार कि भारत 19 लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा, यानी आधे से ज़्यादा लक्ष्य में भारत पीछे रह जाएगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोग इसके बाद ये भी जान लेते हैं कि आखिर मतलब कौन ऐसी सुविधा है जो भारत को नहीं दी जा रही है, मतलब भारत के लोगों में आखिर क्यों पीछे रह जाएगा। तो सबसे पहले जो कुपोषित बच्चे होते हैं, कुपोषित बच्चे, जैसे कोई बच्चे देखते हैं कि कोई कम वजन वाले हो गए या कोई अधिक वजन वाले हो गए, या फिर किसी बच्चे का मतलब शरीर एकदम पतला रहता है, पेट निकला रहता है, ऐसे बच्चे को, सॉरी मैं वजन लिख दी, कुपोषित बच्चे। तो ऐसे कुपोषित बच्चे हैं, इसका लक्ष्य रखा गया है, भारत इसे पूरा करने में असमर्थ रहा है। या फिर बाल विवाह पे जो रोक लगाया गया है, इसमें भी असफल रहा है। या फिर हिंसा को रोकने में, या फिर जिस नशीली चीज़ें होती है, तंबाकू, शराब इत्यादि का सेवन करने में, ऐसे लक्ष्य में मतलब भारत 2030 तक इसे पूर्ण रूप से ख़त्म करने में सफल नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और जानते हैं मतलब जो भारत है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये थोड़ा मतलब प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना चलाई गई, इसमें भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर है। फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इनके तहत योजना को पूरा नहीं किया गया। चलिए अब हम जान लेते हैं वो कौन सी राज्य है जहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी सफल नहीं हो पाई है पूर्ण रूप से। देखिए यही है हमारा भारत। सबसे पहले हम उत्तर की तरफ से देखेंगे। देखिए क्या हो गया, बिहार हो गया, झारखंड दिख रहा है आप लोगों को, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य है जहाँ पर मतलब संभावना बहुत कम है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत योजना पूर्ण रूप से सफल हो पाई है। और सबसे पहले हम जो स्वस्थ इंजन की बात करें, देखिए सबसे पहले हम लोग जब स्वस्थ ईंधन की बात करें तो भारत में स्वस्थ ईंधन उपलब्ध है, परंतु 707 में से, यानी भारत में जो है वो स्वस्थ ईंधन उपलब्ध है, लेकिन भारत के 707 जिले में से 2/3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर इसका उपयोग खाना बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। यानी 479 जिले ऐसे हैं जहाँ पर खाना बनाने में स्वस्थ ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है। वहाँ पे आज भी लकड़ियाँ पे खाना बनाई जाती है, गैस चूल्हा उपलब्ध नहीं है, जो इसलिए मतलब भारत जो है वो अपने सतत विकास के लक्ष्यों में पूरा करने में असफल रहा है। ये तो ईंधन की बात हो गई। उसके बाद जल भी, स्वच्छ जल भी मतलब बहुत ऐसे ज़िले हैं, लगभग 415 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी भी लोग स्वच्छ जल उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अगर मान लीजिए
कोई व्यक्ति स्वस्थ जल नहीं पिएगा तो उसे बीमारियां फैलेगी, बीमारी से फिर वो उसको मतलब गरीब व्यक्ति है तो इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, इसकी मृत्यु बढ़ेगी। यानी हर एक रूप से देखें तो एक चीज़ में कमी होने से क्या कर रहा है, मतलब लोगों की स्थिति और दयनीय होती जा रही है। उसी तरह और सबसे भयंकर बात तो ये है, जो भारत में जो बाल विवाह योजना है उस पर रोक लगाया गया है। यानी कि जो भी लड़की है वो 18 वर्ष से कम है, अगर उसकी उम्र शादी की जा रही है, मतलब इस पर रोक लगा दिया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जाएगी। तो इस बाल विवाह योजना पर ये तो पूर्ण रूप से सफल भी नहीं हुई। एक भी राज्य ऐसा नहीं है भारत में जहाँ पर ये योजना सफल हुई है। यानी सभी राज्यों में छोटी छोटी बच्चियों का शादी करवाया जा रहा है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनको अपना फैसला खुद से लेने नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये बाल विवाह बनी हुई है। और एक देखिए, अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन तो सबके पास आ चुकी है। मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो लगभग 93% जिलों में मोबाइल फ़ोन आ चुकी है। यानी 93% व्यक्ति के पास मोबाइल पर्सेंट है। लेकिन इसमें भी असमानता देखने को मिले। इसमें मात्र 56% महिलाएं ये ऐसी है जिनके पास फ़ोन चलाने की सुविधा है या फ़ोन है। तो यही सब मतलब जो सतत विकास के लक्ष्य है, भारत इसमें धीरे धीरे एक एक लक्ष्य में पीछे छूटते जा रहा है। तो ऐसा जो द लेजिस्लेचर जनरल की रिपोर्ट है उनके द्वारा जारी किया गया है, तो उन्होंने बताया कि कुल 19 लक्ष्य में भारत जो है पीछे छूट जाएगा, अपने 2023 तक लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो यही सब सपने हैं जो भारत को सोने नहीं देते हैं। भारत में इतनी भी जनसंख्या के मामले में देखिए तो हम आगे बढ़ चुके हैं, पर क्या फ़ायदा उस जनसंख्या के मामले में आगे बढ़ने के, जब हम लोग अपने सतत विकास के लक्ष्यों को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और किसी भी देश के विकास के लिए ये आवश्यक है कि वो जो उसका टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, सबसे पहले उसे हासिल करे, उसे पूरा करे। तो इसी को लेकर अभी जो बेंगलुरु में अध्यक्षता हुई थी, मैं बताती हूँ, दिखाई भी हूँ मैप में आप लोगों को कि बेंगलुरु कहाँ है। तो बेंगलुरु में अध्यक्षता हुई थी, तो वहीं पे नरेंद्र मोदी बैठे थे और अन्य भी जितने भी G20 में शामिल देश है उसके वित्त मंत्री बैठे थे, सभी केंद्रीय बैंक के गवर्नर बैठे थे। उनके सामने नरेंद्र मोदी भाषण दिए हैं, बोले हैं कि भारत जो है पीछे रह गया है। तो ये यूएनए के लिए भी बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी वर्तमान में देखिए तो भारत विश्व की सबसे आबादी वाले देशों में से नंबर 1 पे चला गया है। और अगर भारत ही अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं करेगा तो ये तो यूएनओ के लिए समस्या बनी, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो चाहता है, मैं बताई हूँ आप लोगों को, संयुक्त राष्ट्र संघ के दिखाई भी हूँ, उसका लोगो भी दिखाई हूँ, उसका 5 अंग होते हैं ये भी बताई हूँ। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ चाहता है कि पूरे विश्व का विकास हो, मतलब कभी भी कहीं पे भी असमानता है, गरीबी, अशिक्षा, अज्ञान में भेदभाव ना हो, ऐसा देखने को ना मिले। तो इसके लिए जो लक्ष्य रखा गया है, आखिर इसे पूरा करने में भारत असफल रहा है। तो यही कुछ ऐसी समस्या है जो भारत के सोने नहीं देते हैं। कुछ ऐसे सपने हैं जो अभी तक पूरा नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमें 1/10 योजना प्रारंभ करना पड़ेगा। 1/10 योजना, मान लीजिए चलिए ये तो पीछे छूट गया, 2023 तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, पर आने वाले दशकों में ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जितने भी लोगों के, भारत के लोगों के भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए नई नई सरकार द्वारा नीतियाँ बनानी पड़ेगी, किसी नई नीतियों का आरंभ करना पड़ेगा। और जो अभी क्या कमियां रह चुकी है उस कमियां को देखते हुए उसे दूर करने के लिए क्या उपाय लाया जा सकता है, इसके बारे में सोचना होगा। नई नीति के तहत 1/10 योजना के तहत नई नीति प्रारंभ करना होगा और जो सपने भारत के अधूरे रह चुके हैं उसे पूरा करने का पूर्ण रूप से प्रयास करना होगा।
चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को जो मैं बताई हूँ कि आखिर भारत क्यों पीछे रह चुका है सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में, तो आप लोगों को समझ में आ गया है। और यूएनओ के लिए आखिर भारत ही क्यों ज़रूरी है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और इससे पहले मैं G20 के बारे में भी बता दी थी कि इसमें कुल टोटल 20 देश शामिल है। उसी में जो अध्यक्षता हुई थी तो नरेंद्र मोदी का है कि भारत सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया है। इसी तरह मैं डेली न्यूज़ लेकर आती रहूँगी और आप लोगों को बताती रहूँगी। धन्यवाद।